हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं हमारे सोल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज देयर रिलेवेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चों आज जो चैप्टर है हमारा सोल्यूशंस वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इट मीन्स यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट के क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है। एंड आई विल टेल यू कि अगर हम बात करें कि न्यूमेरिकल का लेवल कैसा होगा, क्योंकि जनरली बच्चे न्यूमेरिकल से थोड़ा सा भागते हैं, तो न्यूमेरिकल का लेवल बहुत मॉडरेट होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अब तक भी हमने जितने भी मॉक पेपर्स या सैम्पल पेपर्स देखे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। और उन्होंने बोला है बोर्ड से थोड़ा सा अप लेवल होगा। इट डजंट मीन कि न्यूमेरिकल का लेवल आईटी या नीट लेवल होगा। फॉर श्योर द लेवल इज़ गोइंग टू बी अ मॉडरेट लेवल, जहाँ पर आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक छोटी सी ब्रीफिंग की बात करूँ इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में आपको 11th का मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो आपका CUET का करिकुलम है वो तो सारा का सारा 12th बेस्ड है। मींस 12th का जो केमिस्ट्री NCERT पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है वही आपको पढ़ना है, ऑल 16 यूनिट्स। लेकिन उन्होंने 11th को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं इट इज़ कम्प्लीटली एप्लीकेबल ऑन दिस चैप्टर। तो एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट है वो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड आपको पढ़ना है राउल्ट्स लॉ। इसके बाद आपको पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड नेक्स्ट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर किसी बच्चे ने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो आसानी से सोल्यूशन चैप्टर से आप अपने MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि आपको मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्वेश्चंस देखते हैं, साथ ही साथ उनके रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स भी हम सीखेंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही रिलेटेड हैं आपके 11th मोल कॉन्सेप्ट से। देन वील एंटर इन दिस चैप्टर और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इट्स मोलारिटी इज। एक 1 लीटर सोल्यूशन में 8 ग्राम NaOH है, आपको उसकी मोलारिटी डिफाइन करनी है। तो बच्चों मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। इन लीटर्स। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, तो वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन मास अपॉन क्या रखेंगे, मोलर मास, और यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर्स। तो देखो बच्चों वेट हमें NaOH का ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 8 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पुट करेंगे। NaOH का मोलर मास कैसे निकालोगे, सोडियम का कितना होता है बच्चों 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। 23 + 1 24 + 16 40। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाय 40। वॉल्यूम हमें गिवन है सोल्यूशन का, दैट इज 1 लीटर। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिट्स भी ध्यान रखनी है। यहाँ पे मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं ना, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास आपकी यूनिट है मोल, एंड यहाँ पे ये 1 क्या है, लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर को हम शॉर्ट में मोलर भी बोलते हैं, मोलल नहीं बोलते, मोलर बोलते हैं। ठीक है, मोलारिटी में हम मोलर यूज़ करते हैं, मोलालिटी में हम मोलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5, तो यहाँ पे 1/5 वैल्यू आएगी। और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 0.2 मोल पर लीटर, और यू कैन राइट मोलर, और यू कैन सिंपली राइट कैपिटल M। तो हमारा C ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, आपको बस इतना सा फॉर्मूला आना चाहिए, और ये फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन आवर 11th क्लास मोल कॉन्सेप्ट। और इस चैप्टर में आपका मोलारिटी, आपका मोलालिटी, आपका मोल फ्रैक्शन, आपका परसेंट वेट बाय वेट,
आपका परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और आपका पार्ट्स पर मिलियन। ये 7 फॉर्मूलाज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, यू हैव टू डील विद देम, यू हैव टू लर्न देम। और वैसे भी सबको आते होंगे, बहुत सिंपल हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 कॉन्सेप्ट विथ 1 क्वेश्चन कंप्लीटेड। सो नाउ विल सी द सेकेंड क्वेश्चन एंड इट इज बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन, is based on mole fraction. So the question is the mole fraction of oxygen in a mixture of 7 gram of nitrogen and 8 gram of oxygen. आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें 7 ग्राम नाइट्रोजन है एंड आपका 8 ग्राम ऑक्सीजन है और आपको मोल फ्रैक्शन बताना किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों के ही मोल्स हम ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स अभी सीखा हमने, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 7 ग्राम, मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन N2 है, इट मीन्स यहाँ पे हम रखेंगे 7/28, क्लियर है। यहाँ पे क्या रखेंगे 7/28 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट है 8 ग्राम्स और इसका मोलर मास कितना होगा 32। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखो ये हो जाएगा 7/28 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 को अगर आप क्या करते हो पॉइंट्स में डेसिमल्स में लिखते हो तो 0.25 लिख सकते हो, यहाँ 7/28 को भी 0.25 लिख सकते हो। देखो ये भी 8/32, इट इज़ ऑल्सो 1/4, सो यू कैन सिंपली राइट 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे 0.25 डिवाइडेड बाई 0.5, इस तरीके से सॉल्व करेंगे 0.25 डिवाइडेड बाई 0.5। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 5। नाउ यू कैन क्लिक द डेसिमल्स दैट इज 0.5। 0.5 आपका आंसर आएगा जब आपने इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया। ये तो आ गए आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। आपको बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल हमको पता है XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, क्लियर है। XA को मान लेते हैं नाइट्रोजन, XB को मान लेते हैं ऑक्सीजन और इसको यहाँ पे रखेंगे 1। तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो XO2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस X इनटू द वैल्यू इज गोइंग टू बी 1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5। तो आंसर क्या होगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ आंसर। देखो आप चाहो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है जो हमने यहाँ निकाला है इस फॉर्मूला से, इससे आप चाहो तो इस फॉर्मूला से डायरेक्टली निकाल सकते थे। कैसे, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन रखते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। सिंपल, जो हमने नाइट्रोजन के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया है उसका ही हम सेम यहाँ पे मैं बता देती हूँ किस तरीके से। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। इस फॉर्मूला से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और ये शॉर्टेस्ट मेथड है। अगर आपको किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम है मिक्सचर में, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 1, क्लियर है। सो वी हैव लर्नड वन मोर फॉर्मूला, वन मोर concept and one more question we have dealt here, okay. So next we are going to go in the laws. What are the laws which are going to be important as per your examination? तो देखते हैं third question. The relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of non-volatile solute. This statement was given by. तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली किसने दिया था, राउल्ट्स लॉ ने। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में किसका कंट्रीब्यूशन था, स्टडी जब हमने की थी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में डाला था तो वहाँ पर उस केस में राउल्ट्स ने ये स्टेटमेंट दिया था। हेनरीज की बात करें तो हेनरी ने प्रेशर एंड सॉलेबिलिटी ऑफ गैस की बात की थी, तो वो तो ये चीज़ नहीं है। नेक्स्ट जूल एंड डाल्टन ने भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया है। सो सिंपली हमारा ए ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ आंसर, क्लियर है ये चीज़।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो इनिशियली मैंने आपको बताया हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 1 इज़ योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, येस इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Next, relative lowering of vapor pressure, it is also a colligative property. Depression in freezing point is a colligative property, but refractive index colligative property नहीं है, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये भी सीख लिया हमने, colligative प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। अब चलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो फॉर्मूलाज बनते हैं उनसे न्यूमेरिकल पार्ट कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.05 मोलल सोल्यूशन, एक 0.05 मोलल सोल्यूशन है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें बताना है ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। ठीक है, तो देखो आपको पता है, और के एफ का वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला होता है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। ठीक है, अब सबको पता है कि यहाँ पे जो चेंज इन टी एफ है ये क्या है, आपका जो भी सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस, और जो भी आपका क्या है सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या रखेंगे, के एफ इंटू एम। सबको पता है वाटर, यहाँ पर वाटर क्या है, स्टैंडर्ड है। यहाँ पे वाटर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। हमें फ्रीजिंग पॉइंट किसका बताना था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलल सोल्यूशन। एक 0.05 मोलल सोल्यूशन है, हमें सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो हमें पहले से ही मत पता होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज आउट कर जाता है। तो सिंपली देखो, अब देखो डिग्री सेल्सियस में हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन ही डिग्री सेल्सियस में गिवन है। अगर केल्विन में गिवन होता तो फिर हम केल्विन में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, टी एफ निकालना है। तो यहाँ टी एफ नॉट का वैल्यू रख दो, कितना होगा बच्चों, 0 माइनस टी एफ इक्वल्स टू के एफ का वैल्यू गिवन है 1.86। क्लियर है ये चीज़, इनटू, और यहाँ पे मोलालिटी गिवन है 0.05, और बच्चों जो आपका आंसर निकल कर आएगा इट इज़ गोइंग टू बी 0.0093 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस का साइन है, तो जो आंसर आप निकालोगे फ्रीजिंग पॉइंट का इट इज़ गोइंग टू बी 0.093 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आएगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज़ गोइंग टू बी योर हीरो। और एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, व्हेन द ऑप्शंस आर गिवन इन केल्विन, तब आपको वैल्यूज़ केल्विन में लेनी है। अगर ऑप्शंस डिग्री सेल्सियस में है तो फिर आपको डिग्री सेल्सियस में ही टेम्परेचर वैल्यूज़ लेनी है। तो क्लियर है ये चीज़ कि फ्रीजिंग पॉइंट आपने सोल्यूशन का निकाला, किस सोल्यूशन का, जो कि 0.05 मोलल कॉन्सेंट्रेटेड था। क्लियर है ये चीज़। तो ये एक और हमारा क्वेश्चन हो गया। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। The vapor pressure of a solution having solid as solute and liquid as solvent। तो बच्चों अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, जो सॉलिड है वो सोल्यूट है, जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। जनरली हम ये देखते हैं कि लिक्विड को हम लिक्विड सॉल्वेंट को वोलेटाइल मानते हैं, और जो सोल्यूट सॉलिड है उसको नॉन वोलेटाइल मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हमारा सॉलिड वोलेटाइल हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी मेंशन चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर देखो इंडिविजुअल की बात की है कि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली सॉल्वेंट पे, या इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे, या डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे, या इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर मेंशन नहीं है कि सॉल्यूट वोलाटाइल है नॉन वोलाटाइल है, उस केस में हमें ये मान के चलना है कि अगर ऑप्शंस में स्पेसिफिकेशन नहीं है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन नहीं है, देन
जो वेपर प्रेशर की डिपेंडेंसी होगी वो किस पे डिपेंडेंसी होगी, लिक्विड सॉल्वेंट पर डिपेंडेंसी होगी। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर किसी भी सोल्यूशन का किस पर डिपेंड करता है, लिक्विड सॉल्वेंट पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। और ये किसने बताया था हमको, राउल्ट्स ने। किसने बताया था, राउल्ट्स ने। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सॉल्वेंट जो कि लिक्विड है उसको ही हम वोलेटाइल मान रहे हैं। और यहाँ पर सॉल्वेंट को हम हमेशा सुपीरियर रखेंगे, किस केस में, फॉर द डिपेंडेंसी ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूट की तो हम कंसिडरेशन ही नहीं रखेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट का ऑप्शन ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब देखो बच्चों, जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स मतलब ऐसे मिक्सचर्स जिनका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन नहीं कर सकते। ऐसे मिक्सचर्स जो कि कांस्टेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे एजियोट्रोप्स होते हैं या एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर आर मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, नहीं, दीज आर मिक्सचर ऑफ टू सॉल्वेंट्स या टू लिक्विड सोल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ अ लिक्विड सोल्यूशन, इट इज़ अ लिक्विड मिक्सचर, तो दो लिक्विड्स से मिलकर बनता है। और नेक्स्ट है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इसलिए हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते फॉर सेपरेशन। नेक्स्ट है विच कैन बी फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड, नो वी कैन फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है विच बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ऐसे मिक्सचर्स जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है जो कि एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं वो हमारे एजियोट्रोप्स होते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, विच बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर होगा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हमारे एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और उनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस डील किए हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है आपके एग्जामिनेशन में। तो बच्चों हमने यहाँ पर आपका एक चैप्टर मेटलर्जी बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कस किया है विथ योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी डिस्कस द पॉलीमर्स, नेक्स्ट वी डिस्कस सॉलिड स्टेट एंड नाउ वी डिस्कस सॉल्यूशन चैप्टर। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। छोटा सा सेशन होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और फिर इसके बाद हम कंटिन्यू सोल्यूशन के बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ देखेंगे। इसके बाद वील कंटिन्यू विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स एंड सो ऑन, जो भी आपके चैप्टर्स का सीक्वेंस है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।